हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एक पिटीशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। और वो जो हमारा संविधान है उसकी जो उद्देशिका होती है यानी प्रस्तावना, उसके जो दो शब्द हैं जो कि संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा इस संविधान में, हमारे संविधान में, जो कि शब्द है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो इन्हीं दोनों शब्दों को लेकर के एक पिटीशन डाला गया है कि जो ये संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे, इनका जोड़ा जाना सही नहीं था। तो अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, मतलब पिटीशन डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को स्वीकार भी कर लिया है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं, इसी केस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या यह पंथ निरपेक्ष जो है, समाजवादी शब्द दोनों जो है, इस शब्द को लेकर के विवाद उठा है या फिर किस बात की जो पिटीशन डाली गई है वो है उठाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को किस आधार पर स्वीकार कर लिया, और क्या जो सुनवाई अभी हुई उस सुनवाई में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आगे अपनी सुनवाई की क्या क्या डेट वगैरह दिया, ये सब हम लोग आज अच्छे से इस सेशन में समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो उद्देशिका होती है यानी ये प्रस्तावना होती है, वो हर प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में एक उद्देशिका या एक प्रस्तावना मतलब डाला जाता है, और जो मतलब वो डाला जाता है, ये उन बातों का उसमें उल्लेख किया जाता है कि जिसे प्राप्ति के लिए अधिनियम पारित किया जाता है। यानी उस उद्देशिका या प्रस्तावना में यह बातें डाली जाती हैं कि जिस लिए यह अधिनियम या जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसका क्या मेन उद्देश्य है, तो यह लेकर के कोई उद्देशिका बनाई जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे संविधान में भी एक उद्देशिका बनाई गई है, और उस उद्देशिका का मूल उद्देश्य यही बनाने का रहता है कि हमारे संविधान का जो बनाने का आधार है या ढांचा है वो किस तरीके से काम करेगा, ये सब बातें हमें हमारी उद्देशिका बताती है। तो है कि इसे तो संविधान की एक आत्मा भी बोला जाता है, इस उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। और तरह तरह के जस्टिस ने इस उद्देशिका के बारे में अपनी राय रखी थी कि इसको हम क्या कह सकते हैं। जैसे जस्टिस सुब्बा राव थे, उन्होंने उद्देशिका के लिए कहा कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। सुब्बा राव जस्टिस जो थे, उन्होंने इसके बारे में यही कहा था कि जो उद्देशिका होती है वो किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यानी कि आदर्श क्या है उस अधिनियम के, उस कानून के, और उसकी आकांक्षाएं क्या है, यह बातों का उल्लेख उद्देशिका ही करती है, जो कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, इसीलिए इसको आत्मा कहा जाता है संविधान की। तो यही है, तो यही अभी जो मुद्दा उठ के आया है, पहले चलिए उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बताते हैं कि ये दो शब्द हैं उसकी मीनिंग क्या हुई और क्या इन्होंने मतलब अपना मुद्दा उठाया है। जैसा कि यह जो पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो सुब्रमण्यम स्वामी जो थे वो राज्यसभा के पहले जो है सदस्य भी रह चुके हैं, और आप लोगों ने आईपीसी में जो डिफॉर्मेशन वाला सेक्शन है 500, उसमें भी आप लोगों ने इनके बारे में, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के वाद से एक केस भी आया था पहले, उसके तो आप लोगों ने सुन चुका होगा इनका नाम, तो ये वही हैं। और उसके साथ ही साथ एक पिटीशन और पहले डाली गई थी, वो बलराम सिंह एवं अन्य थे, उन्होंने भी सेम यही पिटीशन डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पिटीशन को एक कर दिया क्योंकि दोनों के मामले एक थे। अब इन लोगों का क्या मतलब, इन लोगों का क्या कहना था? इन लोगों का ये कहना था कि जो ये संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने जो शब्द ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द इन्होंने जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 शब्दों का मुद्दा है कि एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द हैं। इन दोनों लोगों का ऐसा कहना है, जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं और बलराम सिंह है, इन लोगों का ये कहना है कि ये जो दो शब्द जो संशोधन के द्वारा डाले गए, मतलब तो इनका इस शब्द से कोई लेना देना नहीं। इनका ये कहना है इस याचिका में कि हमें शब्द से कोई वो मतलब ये नहीं कि ये शब्द का विरोध कर रहे हैं कि ये शब्द क्यों डाले गए। इनका विरोध इस बात का है कि संसद को यह अधिकार नहीं है
कि वह उद्देशिका में कोई संशोधन कर सके। जो हमारे आर्टिकल 368 होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वह संसद को अधिकार देती है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो इन दोनों लोगों का यही कहना है कि जो इसमें संशोधन किया गया है, उस संशोधन के द्वारा जो ये शब्द जोड़े गए हैं, इनको जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब संशोधन की क्या ज़रूरत थी हमारे उद्देशिका में? यानी जो हमारी उद्देशिका बनाई गई है पहले से, वो पहले से सोच समझ के ही बनाई गई होगी। तो इसमें इनको क्या ज़रूरत थी कि ये 42वें संशोधन द्वारा इसको संशोधित करें? तो इनका मेन मुद्दा ये था कि हमारे उद्देशिका को संशोधित करने का संसद को कोई अधिकार नहीं है, यानी कि कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि इसको संशोधित किया जाए। इस बात पे इन्होंने पिटीशन डाली है। शब्द से, जो ये दो शब्द हैं, इनका शब्द से कोई मतलब नहीं है। इन शब्द का विरोध इन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। इन्होंने ये कहा है कि इसका संशोधन ही नहीं होना चाहिए था। जो 42वें संशोधन द्वारा इसे डाला गया हमारी उद्देशिका में, तो इसको डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये मुद्दा लेकर के दोनों पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कि सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही फरवरी में ही अपनी सुनवाई में मतलब इनकी पिटीशन को स्वीकार कर लेती है और फिर बातें बताती है। तो चलिए इसके आगे हम अपनी बातें केस के मुद्दे पे बताएं। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो दो शब्द हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इनका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि जो ये समाजवादी शब्द है, समाजवादी या समाजवाद जो शब्द है, इसकी निश्चित परिभाषा तो कोई नहीं दी गई है। यह निश्चित परिभाषा इसका देना कठिन है, लेकिन एक केस के माध्यम से थोड़ा समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इसको डिफाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारा वर्सेस भारत संघ का एक केस था 1983 का, उसमें समाजवाद या समाजवादी शब्द को थोड़ा सा बताया है। उनका ये कहना था कि इसका अर्थ आर्थिक समानता एवं आय के समान वितरण से है। यानी कि हमारे देश में जो आर्थिक समानता है वो होनी चाहिए एवं आय के समान वितरण, यानी आय का जो समान वितरण हो, वो सब समान हो सब पर्सन में। तो ये कहने का मतलब था। और जो अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसका मतलब क्या हुआ। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि जो किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। यानी कि पंथ जो मतलब राज्य पंथ निरपेक्ष होगा, वहाँ पे किसी एक विशेष धर्म को वरीयता नहीं दी जाती है। तो वहाँ पे सभी धर्म को साथ समान व्यवहार करता है। यह राज्य जो होगा वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और समान संरक्षण प्रदान करेगा। तो हमारे यहाँ यही है। पंथ निरपेक्ष को एक तरह से हम धर्म निरपेक्ष भी मान सकते हैं, मोटे तौर पे। पूरी तरह से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मोटे तौर पे धर्म निरपेक्ष इसे मान सकते हैं। तो यही मतलब हुआ कि किसी धर्म को, खास धर्म को वरीयता नहीं दी गई है। हमारे यहाँ सभी धर्म समान माने गए हैं और सभी धर्मों के रूप को समान, मतलब सारी चीज़ें समान रूप से प्राप्त हैं और समान व्यवहार किया जाता है, समान संरक्षण किया जाता है सभी धर्मों का। क्योंकि हमारे देश में इसीलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता है। अनेक धर्मों के लोग हैं लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये है पंथ निरपेक्ष का मतलब। अब चलिए हम लोग अपना केस कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि ये जो दो शब्द है, पहली बात तो जो सुब्रमण्यम स्वामी हो या बलराम सिंह हो, इन्होंने अपनी याचिका में इन दो शब्दों का विरोध नहीं किया। इनका ये कहना था कि इसे जो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 1976 में डाला था, 76-77 के लगभग, तो इसको डालने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। हमारा संविधान जैसा पहले था वो ठीक था, जो भी था, और इनको ये अधिकार भी नहीं है। इनका कहने का मतलब था कि आर्टिकल 368 में जो ये बातें बताई गई है, हमारे यहाँ बताई गई हैं कि जो है आर्टिकल 368 में ये बात कही गई है कि संसद को जो है संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इनका कहना था कि उद्देशिका में परिवर्तन नहीं कर सकती है सरकार, संसद। तो ये कहना था इनका। तब जब यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को स्वीकार कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को स्वीकार करती है और जो पहली हीयरिंग चल रही है, जो अभी फरवरी में जो चली पहली हीयरिंग, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पहले समझा। दोनों मतलब जो याची थे, पिटिशनर थे, दोनों लोगों को दो अलग अलग पिटीशन दायर की गई थी, दोनों को एक कर दिया क्योंकि दोनों का मामला एक था। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी और जो बलराम सिंह थे, दोनों ने अलग अलग याचिका डाली थी, तो इन दोनों की याचिका को एक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब सुनवाई करती है तो जो दो जजों की संविधान पीठ यहाँ पे बैठी थी, उसमें से एक जज ने कहा कि मतलब उन्होंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने जस्टिस ने, कि
सबसे पहले तो मेरा एक सवाल ये है, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जो पिटिशनर थे उनसे ये पूछा, एक सवाल उठाया और कहा कि मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि जो ये संशोधन 42वां संशोधन किया गया और इसमें जो शब्द समाजवादी या समाजवाद और ये पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता ये सब शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा, तो उसके बाद जो लास्ट में इन्होंने डेट डाली थी, यानी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डेट की बात क्या है। जैसा कि जब आप हमारा उद्देशिका हमारे संविधान की पढ़ेंगे, अपने संविधान की जब उद्देशिका हम लोग पढ़ेंगे, तो जो बातें स्टार्ट में बताई गई हैं उसको लेते हुए जब लास्ट में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 की जो डेट बताई गई है वो तो जब संविधान को हमारे लागू किया गया था, यानी कि 1950 में इसको पूरी तरह से लागू कर दिया, लेकिन जो बनाया गया था, जिस डेट को घोषणा की गई थी वो 26 नवंबर 1949 जो था उसी डेट को डाल दिया गया है। जो संशोधन की डेट थी 42वें संशोधन में जो ये 3 शब्द जोड़े गए थे वो डेट इन्होंने नहीं डाली। तो वही कोर्ट ने यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने बात पूछी उनसे कि क्या ये जो संशोधन किया गया है वो बैक डेट में के द्वारा अच्छा लग रहा है, यानी एकेडमिक रूप से क्या यह सही है। उनका ये क्वेश्चन अभी उन्होंने उठाया है और बहुत तार्किक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। मतलब अगर संशोधन हम किसी चीज़ में करते हैं तो संशोधन की तो डेट यहाँ डाली नहीं गई है। जो डेट डाली गई इसका मतलब ये कहने का हो रहा है कि इसी डेट से ये चीज़ें तीनों लागू थी। फिर 1976 की बात आती है, वो जो 42वें संशोधन द्वारा ये 3 शब्द डाले गए, नए शब्द हैं ये, तो ये शब्द, इसका मतलब जब 26 नवंबर 1949 हम डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये तीनों शब्द पहले से हमारे संविधान में उपस्थित थे, जो कि ये सही नहीं है, क्योंकि 42वें संविधान में तो ये तीनों शब्द जोड़े गए, इसके पहले कहाँ संविधान में ये तीनों शब्द थे। तो कोर्ट का यही क्वेश्चन था। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यही तो मेरा भी पूछना है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। अगर बैक डेट में डाला गया है तो वो संशोधन तो नया 42वें संशोधन 1976 का है और मतलब लास्ट में हमें वही डेट डाली गई है 26 नवंबर 1949। तो अभी तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उठाया है अभी, और अगली सुनवाई उन्होंने जो है अपनी जो रखी है वो अप्रैल में रखा है। अब देखते हैं कि अप्रैल में जो आती है, मतलब नई नेक्स्ट हियरिंग होगी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बातें अपनी बताते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पिटिशनर ने उठाया है वहाँ पे हम आपको ये बताएं कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 368 के अनुसार उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, इनका यही तो कहना है। तो ये 42वें संशोधन द्वारा इनका यही कहना है कि ये शब्द क्यों डाले गए थे, इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, जब हमारे यहाँ पहले से सब कुछ ठीक ठाक था और मतलब हम संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। इनका ये कहना था कि उद्देशिका जब मूल ढांचा है हमारे संविधान का, हमारे संविधान का मेन भाग है, तो उसमें हम कैसे मतलब संशोधित इसको कर सकते हैं। तो देखिए, तो आपको हम बताएं कि एक केस अभी सुप्रीम कोर्ट ने का जो लैंडमार्क केस है पहले का है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का केस है, 1973 का केस है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वहाँ पे ये था कि क्या संविधान की उद्देशिका में हम संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अनुसार। यहाँ पे ये जब केस उठाया गया था तब जो है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आया था, 7 जजों की जो पीठ थी, इनके बहुमत से, 7 जजों की मतलब बहुमत से जो रिजल्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि आप संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में भी संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि यह संविधान का एक भाग ये भी है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात यहाँ पे ज़रूर कही कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारी उद्देशिका है उसके मूल ढांचे में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जिससे हमारी उद्देशिका को असर पड़े। तो ये बात उठाई गई थी। लेकिन हाँ, ये कहा गया था कि संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वह उद्देशिका में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन हाँ, उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे तो इस मतलब ये बात भाई सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो अप्रैल में होने वाली होती है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे क्या कहती है। पहली बात तो अगर हम इस केस को लें तो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद ये लैंडमार्क केस है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ लगा होगा कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है या कोई और बातें और कोई मुद्दा होगा जिसको सोच समझ के ही उन्होंने इस पिटीशन को स्वीकार किया है, तो ये तो हम लोग आगे अपने केस की जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में, अपने हियरिंग में क्या क्या बातें रखता है। तो ये तो आगे की बात है। लेकिन अभी जहाँ तक जो आया है सुप्रीम कोर्ट की जो बातें सुनवाई के दौरान उन्होंने क्वेश्चंस उठाया है, उनका क्वेश्चन उठाना भी बहुत तार्किक था कि जो इस प्रियम्बल में यानी उद्देशिका में यह बात डाली गई थी, ये तीनों संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा, तो यह जो है जो बैक डेट क्यों डाला गया। अरे जब तीन चीज़ें हम नई जोड़ रहे हैं तो हम उसको फिर नए तरीके से बताएं ना। क्यों हमने जो है सारी बातें पुराने तरीके से बैक डेट की रख दी जब हमारा पहले संशोधन के पहले का जो था। तो बस यही क्वेश्चन उठाया है और बहुत तार्किक क्वेश्चन है। अब देखें नेक्स्ट हियरिंग में क्या बातें आती हैं उभर के। तो जैसा कि देखिए ये जो केस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, आम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह केस है। क्योंकि देखिए जो हमारा भारत का संविधान है उसके क्वेश्चंस हमारे यहाँ जो मेंस राइटिंग के लिए आता है उसमें तो उठाए ही जाएंगे। जीएस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस केस में इस तरह के पिटीशन डाली गई और क्या था इस केस का मुद्दा, किस बात के लिए उठाई गई। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सेशन लेके आई। और आम लोगों के लिए भी ये सेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि जो हमारे प्रस्तावना में जो चीज़ें डाली गई हैं उसको किस आधार पे चुनौती दी जा रही है, जो कि देखो इसको बनाने वाले जो पहले बनाए हैं तो सोच समझ के ही बनाए हैं। तो जो चीज़ें संशोधन के द्वारा भी डाली गई हैं तो उसे उठाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब क्या बात हुई जो ऐसे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, तो फिर ये सब बातें हर किसी को जान लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।